गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज के इस लेक्चर में प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के बारे में जानेंगे, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो आवर्त सारणी है उसको हमने मुख्यतः 4 भागों में विभक्त कर रखा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक तत्वों के बारे में हमने प्रथम वर्ष में पढ़ लिया था। इस वर्ष जो सेकेंड ईयर की कक्षा है उसमें हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश लेता है, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं, यदि वो डी उपकोष में जाता है तो वह तत्व डी ब्लॉक श्रेणी में रखा जाएगा। तो यानी अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन वो किस कक्षक में जाता है, उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो डी ब्लॉक तत्व वे तत्व हैं जिसमें अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में प्रवेश करता है। और हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो ये कि जिनमें उनकी परमाणु अवस्था या उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ हो, तभी उसके अंदर जो है अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी कक्षक में प्रवेश लेता है। तो डी ब्लॉक तत्व समझ में आ गया अपन को कि अंतिम सुभिन्नकारी इलेक्ट्रॉन जो उसकी परमाणु अवस्था या उस तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में जब डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ हो, अगर डी उपकोष में प्रवेश लेता है तो डी ब्लॉक तत्व कहलाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा अध्याय है उसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये संक्रमण श्रेणी कहाँ से आया या संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व ही कहते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक तत्व में क्या अंतर है यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए। तो संक्रमण तत्व क्यों कहा गया, इन तत्वों को हमने संक्रमण तत्व इसलिए कहा क्योंकि ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनके जो गुणधर्म हैं, वो एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। तो जब इनके गुण जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनके गुणधर्म एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्वों के बिल्कुल मध्यवर्ती होते हैं, और ये एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच की योजक कड़ी होते हैं। योजक कड़ी मतलब उन दोनों को जोड़ते हैं, और जितने भी गुणधर्म हैं वो इनके द्वारा संक्रमित होते हैं, यानी उनमें जो चेंज आता है वो इनके थ्रू आता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व ये दो डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके अंदर जो अपना लास्ट जो है वर्ग, यानी 12th सेकेंड बी यानी 12th वर्ग जो है उसके तत्व भी आएंगे, जबकि डी ब्लॉक तत्वों में ये तत्व नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, जैसे हम बात करते हैं 12वें वर्ग में हमारे पास में क्या क्या है, जिंक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि कैडमियम है और Hg है। तो जिंक, कैडमियम और Hg जो है वो 12th वर्ग के सदस्य हैं, और ये डी ब्लॉक तत्व नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डी कक्षक है वो अपूर्ण नहीं है, चाहे वो उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो, चाहे वो उसकी सिंपल ग्राउंड स्टेट हो। तो दोनों के अंदर आप पाते हैं कि उनके अंदर डी उपकोष जो है वो अपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण नहीं होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो डी ब्लॉक तत्वों में नहीं आएंगे। तो जिंक, कैडमियम और Hg जो है वो डी ब्लॉक तत्व तो नहीं है, लेकिन संक्रमण तत्व हैं। क्यों संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित हैं। तो दोनों के बीच में स्थित होने की वजह से
हम इन्हें संक्रमण तत्व तो कहेंगे लेकिन डी ब्लॉक तत्व नहीं कहेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक तत्व की जो परिभाषा है उसके अंदर ये आवश्यक है कि डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट हो, चाहे उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो, दोनों में ही डी ब्लॉक जो है पूरा भरा हुआ है, कैडमियम में भी, जिंक में भी और Hg में भी। तो इसलिए ये डी ब्लॉक तत्व नहीं कहलाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये संक्रमण तत्व तो हैं लेकिन डी ब्लॉक तत्व नहीं हैं, तो कारण सहित बताइए। अब हमको ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से संक्रमण तत्वों के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो संक्रमित होती है, यानी एक से दूसरे में परिवर्तित होती है। जैसे हम बात करें, एस ब्लॉक तत्व जो हैं वो सारे के सारे आयनिक होते हैं, और जब एस ब्लॉक के बाद हम पी ब्लॉक पे जाते हैं तो पी ब्लॉक तत्व सारे के सारे सहसंयोजक होते हैं, और जबकि जो डी ब्लॉक हैं वो आयनिक भी होते हैं, सहसंयोजक भी होते हैं, धात्विक भी होते हैं। यानी एस ब्लॉक केवल आयनिक बंध बनाएगा, पी ब्लॉक जो है वो आपका जो है सहसंयोजक बंध बनाएगा। लेकिन हम जब बात करेंगे संक्रमण तत्वों की तो वो आयनिक बंध भी बनाएंगे, सहसंयोजक बंध भी बनाएंगे, उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे और धात्विक बंध भी बनाएंगे। यानी समस्त तरह के बंध संक्रमण तत्व बनाने में सक्षम होते हैं। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं वो समस्त एस ब्लॉक तत्व विद्युत धनी होते हैं, जबकि वो जो पी ब्लॉक तत्व हैं वो सारे के सारे विद्युत ऋणी होते हैं। तो पी ब्लॉक तत्व विद्युत ऋणी है, एस ब्लॉक तत्व विद्युत धनी है। लेकिन जब हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों की तो वो न तो ज़्यादा विद्युत धनी है और न ही वो ज़्यादा विद्युत ऋणी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयनिक बंध इनमें से संक्रमण तत्वों में से होते हुए सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से विद्युत धनी गुणधर्म जो है वो संक्रमण श्रेणी से गुजरने के बाद में पी ब्लॉक तक पहुँचते पहुँचते विद्युत ऋणी में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो इनके थ्रू जो है चेंज होती है, इसलिए हम इन्हें संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब उसके बाद में आता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 D1 to 10 NS012। ये जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है कि संक्रमण श्रेणी तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो गया n-1। डी जो उपकोष है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डी जो कक्षक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। इन सभी के अंदर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी कुल 10 इलेक्ट्रॉन हम डी ब्लॉक तत्वों में भर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि NS जो कक्षक है उसके अंदर हमने 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है। जहाँ n का मान होता है 4, 5, 6, 7। जब n का मान 4 होता है तब हमें प्रथम संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम 3D संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। n-1 जब करेंगे तो n का मान 4 रखेंगे, तो 4 - 1 = 3D। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज़ जो है यानी संक्रमण श्रेणी जो है वो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वो स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पे जाके ख़त्म होती है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है और जिंक का 30 होता है। तो 21 से लगाकर 30 ये 10 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हम 3D का कोश में भरते हैं, और जब 3D कोश में भरते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व। तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी जो तत्व हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है। पहला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें हम आपसे पूछा जा सकता है जिंक, कैडमियम, Hg डी ब्लॉक तत्व क्यों नहीं हैं। संक्रमण तत्व हैं लेकिन डी ब्लॉक तत्व क्यों नहीं हैं, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है वो है कि यहाँ पर NS1 इलेक्ट्रॉन कब होगा।
जनरली NS2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश जो है वो भरा होना चाहिए और S कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन कभी कभी हम देख रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉन विन्यास में NS1 भी लिखा हुआ है। तो कई ऐसे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो NS कक्षक से किस में चला जाता है, N-1D कक्षक में चला जाता है। और ऐसा वो क्यों करता है, ऐसा वो स्थायित्व को पाने के लिए करता है। तो स्थायित्व को पाने के लिए ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन होता है। ऑफ-बॉय नियम ये कहता है कि जिसकी ऑफ-बॉय मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि NS2 की ऊर्जा कम होते हुए भी वो इलेक्ट्रॉन NS से N-1D में चला जाता है, यानी ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन करता है। और ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन कहाँ कहाँ हो रहा है, क्रोमियम में, कॉपर में, नियोबियम में, मोलिब्डेनम में, रुथेनियम में, रोहेडियम में, पैलेडियम में, Ag सिल्वर में, प्लेटिनम में और गोल्ड में। ये समस्त ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन होता है, यानी उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा N-1 D1 to 10 और NS1 आएगा, लास्ट में NS1 आएगा, क्योंकि वहाँ पर S उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होता है। S उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर 3D कोष में चला जाता है। तो ये जो ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन हो रहा है वो किसके तहत हो रहा है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास को प्राप्त करने के लिए। अर्धपूरित विन्यास और पूर्णपूरित विन्यास जो हैं अतिरिक्त स्थायित्व दर्शाते हैं, और अतिरिक्त स्थायित्व को पाने के लिए ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन होता है। जैसे हम बात करें प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे हैं जहां पर ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन होता है। जैसे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 3d4NS2, लेकिन 3d4NS2 की बजाय इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5NS1। यानी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन NS2 से कूदकर किस में आ गया, 3d4 की जगह वो 3d5 हो गया। 3d5 यानी अर्धपूरित विन्यास, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन हुआ। कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन 3d9 4s2 की जगह क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्या विन्यास क्या है इसका, 3d10 4s1। यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन S से किस में चला गया, 3D कोष में चला गया, और 3d9 की जगह D कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3d10। यानी कॉपर में जो D उपकोष है वो पूर्णपूरित हो गया। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्रोमियम और कॉपर के अंदर ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन हुआ। इसी तरह से नियोबियम में होता है, मोलिब्डेनम में होता है, रुथेनियम में होता है, रोहिडियम में होता है और पैलेडियम Ag इसमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैलेडियम। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जिसके अंदर NS के दोनों इलेक्ट्रॉन कूदकर 3D कोष में चले जाते हैं, 4D कोष में चले जाते हैं। तो पैलेडियम के अंदर जो NS2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के दोनों D उपकोष में चले जाते हैं और इसका विन्यास हो जाता है 4d10 5s0। तो ये एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर N-1 D1 to 10 NS0 विन्यास होता है। NS1 वाले तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं जिनके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है S उपकोष में। लेकिन पैलेडियम एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों S इलेक्ट्रॉन जो है वो कूदकर किस में चले जाते हैं, N-1D में चले जाते हैं। तो ये अपन को एक ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व क्यों दर्शाते हैं। अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व क्यों दर्शाते हैं, इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। उसका आंसर है सर्वत्र समान प्रतिकर्षण। पहला रीज़न जिसके कारण वो अतिरिक्त स्थायित्व दर्शाते हैं उसका कारण है सर्वत्र समान प्रतिकर्षण। जब सब में हर जगह प्रतिकर्षण एक जैसा होगा तो वो किसी को कोई डराएगा नहीं, किसी को कोई छेड़ेगा नहीं, यानी सबके पास प्रतिकर्षण समान है, यानी सबके पास में समान स्ट्रेंथ है। इस वजह से अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास एक दूसरे को रिपेल भी नहीं कर सकते हैं और इस वजह से उनका स्थायित्व अधिक होता है। दूसरा होता है उच्च विनिमय ऊर्जा, हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो सर्वत्र समान प्रतिकर्षण को इंग्लिश बोलेंगे यूनिवर्सल रिपल्शन ऑल ओवर। सभी की जगह
प्रतिकर्षण रिपल्शन जो है वो समान है। तो यूनिवर्सल सिमिलर जो है प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपल्शन समान होगा सब में। और दूसरा हाई एक्सचेंज एनर्जी यानी उच्च विनिमय ऊर्जा। तो उच्च विनिमय ऊर्जा यानी हाई एक्सचेंज एनर्जी के कारण एनर्जी सब तरफ बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से एनर्जी का मान कम हो जाएगा। जब एनर्जी का मान कम हो जाएगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो इसलिए अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व दर्शाते हैं। उसका कारण है सर्वत्र समान प्रतिकर्षण और उच्च विनिमय ऊर्जा। अब इसके बाद में ये आपको बता रखा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो स्कैंडियम से जिंक तक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट्रियम से लेके कैडमियम तक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम से शुरू होती है, उसके बाद में 4F सीरीज आ जाती है यानी लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, 72 से लगाकर Hg80 पे जाके ये ख़त्म होती है। तो 57 के बाद में हमारे पास में F ब्लॉक तत्व आएंगे, उसके बाद में ये वापस शुरू होगा फिर 72 से और Hg पे ख़त्म होगा। और जो चतुर्थ श्रेणी है, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है वो अपूर्ण है। तो अभी तक हमारे पास में 4 संक्रमण श्रेणी तत्व हैं और उसमें से हम प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों को डिटेल में पढ़ेंगे और जो दूसरा चैप्टर है उसके अंदर हम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों को भी पढ़ेंगे। इसके बाद में ये बताना है कि जो भी विन्यास होता है उसको 2-3 कारक और भी प्रभावित करते हैं। पहला है नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण, दूसरा परिवेक्षण प्रभाव, तीसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण और उसके बाद में एक्सचेंज एनर्जी फोर्स। ये 4 ऐसे कारक हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रभावित करते हैं। 2 चीज़ तो हमने देख ही ली कि अर्धपूरित विन्यास और पूर्णपूरित विन्यास, उसके अलावा ये भी हैं जो कि विन्यास को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि चारों मिलकर n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेगा या ns में रहेगा, ये निर्धारित करते हैं। और इस तत्व के का कारण ही इन तत्वों के अंदर जो है हम ns जो s कोश है उसके अंदर 0, 1, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व क्यों दर्शाता है, बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल रिपल्शन ऑल ओवर, उसके बाद में हाई एक्सचेंज एनर्जी। ये दोनों चीज़ें अपन को याद रखनी है और इसी कारण ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन होता है। ऑफ-बॉय नियम क्या है इसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। ऑफ-बॉय नियम का मतलब है बढ़ती ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना, ये ऑफ-बॉय नियम कहलाता है। तो ये आज के चैप्टर में, आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, जिंक कैडमियम Hg को हम डी ब्लॉक तत्व क्यों नहीं कहते हैं। उसके अलावा मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको बताया कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। फिर उसके बाद में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में जो विन्यास में ऑफ-बॉय नियम का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये जो पूरे 10 मैंने बताए क्रोमियम से लेके गोल्ड तक, यहाँ पर अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास किस तरह से आता है, किस तरह से उनको अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये जो पहला मेरा लेक्चर है उसमें आपको मैंने डी ब्लॉक तत्वों का इंट्रोडक्शन दिया है। जो सेकंड आप मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।